दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी 95 में। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सभी एग्जामों के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, एजोटोबैक्टर। ये आपका सही आंसर है। इसके बाद नीचे दिया है राइजोबियम। तो ये आपका राइजोबियम जो है एक सहजीवी जीवाणु है। तो पूछता है कि सहजीवी जीवाणु है और ऑप्शन में दिया होता है कि राइजोबियम जीवाणु। तो आपका यही सही है, सहजीवी जीवाणु है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन ज़्यादा जो स्थिरीकरण करता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोसैट क्या है? पूछ रहा है कि एस्ट्रोसैट क्या है। तो ये एक क्षुद्रग्रह है। आप लोगों को सबको पता है कि एक क्षुद्रग्रह है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, रेडियो सिग्नलों, आयाम मॉडलन एवं आवृत्ति मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला ऑप्शन है, एएम रेडियो तरंगों वायुमंडल की आयनित परतों से वापस आती है। दूसरा, एफएम रेडियो तरंगों आयनित परतों का वेधन करती है। तीसरा, एफएम प्रेषण दर श्रृंखला आधार पर संपन्न होता है। और चौथा, एएम रेडियो तरंगों की तुलना में एफएम रेडियो तरंगों की आवृत्ति बहुत कम होती है। तो इसका जो है आपका सही ऑप्शन होगा, सॉरी, ये बी नंबर 1, 2, 3। इसका जो है 1, 2, 3 यानी कि चौथा ऑप्शन गलत है, बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। इसका जो है ये एएम रेडियो तरंगों वायुमंडल की आयनित परतों पर वापस आती है और एएफएम रेडियो तरंगों पर आयनित परतों का वेधन करती है। ये भी सही है और ये भी, और तीसरा वाला भी सही है। तीनों क्वेश्चन सही है, तीनों ऑप्शन, चौथा गलत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं? तो आप लोगों को पता है कि 20% जो है वन पाए जाते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का एकमात्र देश है जिसे कार्बन मुक्त देश घोषित किया गया है? तो वो है स्वीडन। आप लोगों को पता है कि वो स्वीडन देश है। तो अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष कार्यक्रम में प्रयुक्त GSLV शब्द संक्षेप है। तो इसका जो है सही ऑप्शन है GSC क्रोनिस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। आपका ये सही है। और 3 ऑप्शन उधर हैं, उसको भी हम दिखा देते हैं, बट इसका जो है सही ऑप्शन यही है। आपके 3 ऑप्शन इधर ये दिए हैं, ये आपके 3 ऑप्शन दिए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो आप लोगों को पता है कि अवरक्त तरंगों का उपयोग करता है। और पूछता है एग्जाम में कि अवरक्त किरणों का जो है, अवरक्त तरंगों की खोज किसने किया था? तो वो हर्शेल ने किया था। और एक्स किरणों की खोज जो है रोंटजन ने किया था। गामा किरणों की तो हेनरी बैकुरल ने किया था। और परावैंगनिक किरणों की खोज जो है वो रिटर ने किया था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो ये जो है आपका डी नंबर, सौर ऊर्जा उत्पादन। इसका जो है सौर ऊर्जा उत्पादन, इसका डी नंबर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, होलोग्राफ है। तो इसमें पूछ रहा है कि होलोग्राफ क्या है? तो इसमें जो है आपका पहला ऑप्शन सही है, किसी वस्तु के त्रिविमी को उत्पन्न करने व रिकॉर्ड करने की तकनीकी है। आपका ए नंबर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बना होता है, वो सिलिकॉन का बना होता है। आप लोगों को सबको पता है सिलिकॉन का बना होता है आईसी चिप। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है, वो लखनऊ में स्थित है। और आपका इलाहाबाद इसमें पहला ऑप्शन है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किया गया था 1887 में। 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे लखनऊ में एक और क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय वो लखनऊ में है। किंग्स जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। और इसके बाद एक जो है आपका क्वेश्चन पूछता है कि बेलन नदी घाटी कहाँ है? तो वो प्रयागराज और मिर्ज़ापुर की सीमा पर है। प्रयागराज और मिर्ज़ापुर की सीमा पर। और बेलन नदी घाटी की खोज पूछे तो वो GR शर्मा ने किया था। GR शर्मा ने किया था। और एक जो है आपका इलाहाबाद
से और एक क्वेश्चन है कि रघुनाथ सेठ जो है यहीं से संबंधित है, इलाहाबाद से, और रघुनाथ सेठ जो है बांसुरी वादक हैं, वो जो है इलाहाबाद से संबंधित है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वो भी इलाहाबाद की ही है। तो आप लोग यहाँ से इलाहाबाद से मैंने 3-4 क्वेश्चन बताया है, उसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के जन्म दिवस यानी 15 सितंबर को अभियांत्रिक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आप लोगों को पता है कि वो जो है मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। आपका सी नंबर सही है, सी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग निम्न के कार्य का पता लगाने में होता है? तो आपको पता है कि वो मस्तिष्क, ईईजी का प्रयोग जो है मस्तिष्क के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है? तो वो जो है नौ संचालकों द्वारा। सोनार किस लिए होता है? तो नौ संचालकों द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो आप लोगों को पता है कि सर्वाधिक जैव विविधता वो जो है शांत घाटी में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शांत घाटी। और एक क्वेश्चन पूछता है कि ये जैव विविधता जो है किस प्रोटोकॉल से? तो नगोवा प्रोटोकॉल से संबंधित है जैव विविधता, नगोवा प्रोटोकॉल। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि कुनिमिंग घोषणा पत्र का संबंध है? तो कुनिमिंग घोषणा पत्र का भी संबंध जैव विविधता से ही है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जैव विविधता जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है, और ये सर्वाधिक शांत घाटी में होता है। इसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन है, वो नैदानिक तकनीक जिसमें रोगी के शरीर ऊतक या कोशिकाओं के प्रदर्श के रूप में प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है बी नंबर, बायोप्सी। आप लोग वो क्वेश्चन का जरूर, नगोवा प्रोटोकॉल का संबंध अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था, नगोवा प्रोटोकॉल का संबंध है तो वो जैव विविधता से संबंधित है। और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध वो ग्रीन हाउस गैस से है, और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योटो प्रोटोकॉल या नगोवा प्रोटोकॉल। तो आप लोग इनको दोनों को ध्यान लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का संबंध है? तो रेड डाटा बुक का संबंध है, आप लोगों को पता है कि रेड डाटा बुक जो है विलुप्त के संकट में ग्रस्त जीव जंतुओं के लिए है। इसका ऑप्शन नंबर सी, विलुप्त के संकट के ग्रस्त जीव जंतुओं के लिए। रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? तो IUCN जारी करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान है? तो वो जो है आपका अमेरिका है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। और अमेरिका में ही येलोस्टोन पार्क भी अमेरिका में ही स्थित है। आप लोग इसको भी ध्यान लगाइएगा, येलोस्टोन पार्क जो है वो भी अमेरिका में ही है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है? तो ये जो है आपका हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है? तो इसका जो है सही आंसर होगा सी नंबर, अपस्थानीय संरक्षण। इसका जो है सी नंबर सही है, अपस्थानीय संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, सामुद्रिक कच्छपों को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वो 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय महाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑलिव रिडले। सी नंबर सही है, ऑलिव रिडले। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो धातुमय प्रस्तर जो है वो अयस्क है।
किसे कहा जाता है? अयस्क को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, तो वो जो है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। इसका कारण ये है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। और अम्ल वर्षा में आप लोगों को पता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस जो है वो इसमें जो है वो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन जीवी कारक नहीं है? इसका जो है सही ऑप्शन होगा प्रस्तर। प्रस्तर जो है जीवी कारक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं, तो इसको जो है सी नंबर, इसका सही ऑप्शन होगा सी नंबर, स्कैवेंजर कहा जाता है। स्कैवेंजर कहा जाता है। तो आज के लिए यहीं तक 25 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग कल फिर जो है बाकी 25 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करके हम कम से कम 250-300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो हमारा जो है काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आज की क्लास यहीं तक।